मैं विराटनगर जाता था, दुर्गा प्रसाद सुवेदी की चिट्ठी वहाँ जो एडवोकेट उस समय हुआ करती थी सुशीला कार्की, जिनके यहाँ पहुँचाता था, उनके मैसेज को मैं ला करके चिट्ठी ला करके मैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी को देता था। खाई में गिरने से बिल्कुल नेपाल बच गया और उसको और संभाल लिया गया और उसकी सेना की मैं फिर से प्रशंसा करता हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विमर्श के आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेपाल में जो भूचाल आया है, इसका नेपाल के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका नेपाल और भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए आज हमारे साथ है श्री रतन सिंह, नेपाल की जो नई प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, उनके हस्बैंड दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी की एक खास मित्र रह चुके हैं। तो हम स्वागत करना चाहेंगे श्री रतन सिंह का। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार जी। नेपाल की जो मौजूदा जो नई प्रधानमंत्री बनी है श्री सुशीला कार्की, उनके हस्बैंड दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो कि आपके मित्र भी रह चुके हैं, 1973 में उन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया था। तो क्या ऐसे व्यक्ति के हाथों में अगर नेपाल की सत्ता आती है प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति पे जिसकी पूरी जिंदगी नेपाल के लिए गई है, पूरी जवानी उसने नेपाल के लिए दे दी है। असल में ऐसा है ना कि आज ही अधूरी बात मीडिया में आ रही है, सारे लोग कर रहे हैं। वो दौर था जबकि वहाँ की जनता कोइराला जी के मार्गदर्शन में एक आंदोलन हुआ था और राजतंत्र के विरुद्ध में ये लोग खड़े हुए थे और सब कुछ अपना कुछ कुर्बान करके उसके पीछे दुर्गा सुवेदी लगा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं अच्छा खासा समय उसके साथ गुजारा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो जरूर ये घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं हुई थी। उसने नेपाली कांग्रेस को फंड करने के लिए ये हाईजैकिंग हुई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक एक पैसा मैं जानता हूँ, मैं विटनेस हूँ, एक एक पैसा वो फंड को दे दिया गया था, पार्टी फंड में दे दिया था इसने। और अपना खर्च वहीं पर फॉरबिसगंज में एक ऑयल मिल हुआ करता था, वहाँ पे वो नौकरी करके काम करके अपना खर्च चलाता था और हम लोग के बीच में शाम को लोग बैठते थे। भाई हम लोग किस तरह की दोस्ती थी। तो है क्या कि अधिकांश मीडिया में हाईजैकर किए हुए वो स्वतंत्रता सेनानी, अपने राष्ट्र के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे में ऐसा एलिगेशन लगाना, उसने ऐसे कहीं ना कुछ अपने में पूरी जिंदगी दे दी स्वतंत्रता सेनानी के तरह, राजतंत्र के विरुद्ध वो खड़ा हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो है निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जो लोकतांत्रिक संघर्ष था उसके लिए उन्होंने ये किया था, इसलिए क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रांतिकारी कदम है और राजतंत्र के विरुद्ध किया गया कार्य था। आपकी दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ जो संबंध थे, जो कनेक्शन थे, वो किस प्रकार के थे, राजनीतिक या स्टूडेंट लाइफ के? तो ऐसा था कि मैं फॉरबिसगंज कॉलेज से ही मैं बीकॉम और आईकॉम किया हूँ मैं जी। और दुर्गा प्रसाद सुवेदी वहीं रहते थे। हाईजैकिंग वगैरह के हम 80s के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। तो और वहाँ पे फॉरबिसगंज में नेपाल के भी कुछ लड़के पढ़ते थे हमारे साथ में, उसी के माध्यम से मेरा संबंध दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुआ और अक्सर शाम को हम लोग साथ होते थे, मैं और दुर्गा प्रसाद सुवेदी। अक्सर उस समय आंदोलन अपनी पिक पे था, जिस समय बीपी कोइराला में के मार्गदर्शन में वहाँ आंदोलन चल रहा था, राजतंत्र था उस समय। तो उस समय आंदोलन अपने पिक पे था और ये चूँकि आपने सुना है कि ये हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, तो ये देश छोड़ करके भारत में रहते थे और फॉरबिसगंज में रहते थे। एक ऑयल मिल हुआ करता था, हमने बताया था, वहीं जो रहते थे और रोज़ शाम को हमारी उनसे मुलाकात होती थी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपको कहानी में बताऊं कि मैं उनके साथ दार्जिलिंग गया हूँ, उन लोगों का हेडक्वार्टर दार्जिलिंग हुआ करता था। प्लस आप जिनका नाम ले रहे हैं कार्की जी का, वो उस समय विराटनगर में एडवोकेट हुआ करती थी। तो हमारे इतने क्लोज वो थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी कि इन लोगों का आपसी जो पत्र होता था, उस समय तो ये जा नहीं सकते थे, आपसी जो इन लोगों का उस समय एक ही माध्यम था पत्र का, चिट्ठी का। तो हम एक दूसरे की चिट्ठी, मैं विराटनगर जाता था, दुर्गा प्रसाद सुवेदी की चिट्ठी
वहाँ जो एडवोकेट उस समय हुआ करती थी सुशीला कार्की, जिनके यहाँ पहुँचाता था, उनके मैसेज को मैं ला करके, चिट्ठी ला करके मैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी को देता था। और हम लोग बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। उनके साथ मैं दार्जिलिंग गया था। मुझे याद है कि मैं दार्जिलिंग जब गया था तो वो हम लोग वहाँ जो ऑयल मिल की बात करता हूँ जहाँ काम करते थे, तो उसके ट्रक से हम लोग सिलीगुड़ी गए और सिलीगुड़ी से वहाँ से नैरो गेज की ट्रेन से हम लोग पहुँचे दार्जिलिंग। वो आज भी याद है कि हमने कहा जब पहुँच गए, हमने कहा यार दुर्गा ये तो होटल है, इसमें तो पंखा ही नहीं है। उस समय किसी भी होटल में वहाँ पंखा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ठंडक इतनी होती थी कि पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसी तरह से संबंध हमारा बनता गया और कोई पॉलिटिकल या इस तरह को, बिल्कुल दोस्त मित्रता व्यक्तिगत संबंध था और हम लोग बहुत अच्छे मित्र थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप निजी तौर पे हमने देखा कि नेपाल में जिस प्रकार की जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ और उससे जो उत्पन्न स्थिति हुई, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत भी हो गई, लेकिन इट वॉज जस्ट अ चांस। हुआ ये था कि एक तरह से कूप हुआ था और विदेशी शक्तियां इसमें सक्रिय थी, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं। आप याद करिए, इसी तरह की कुछ बात हुई थी बांग्लादेश में, म्यांमार में और भी देशों में हुआ। तो पैटर्न बिल्कुल आप जब जज करेंगे तो सेम का सेम है, लेकिन मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि यहाँ हुआ तो वही सब कुछ, लेकिन इसमें वो लोग फेल कर गए, जिसके पीछे वो लोग जो कंस्पिरेटर थे वो फेल कर गए और अल्टीमेटली कुछ अच्छा ही हो गया और भारत के लिए भी अच्छा हुआ और नेपाल के लिए अच्छा हुआ। और इसमें वहाँ की जो सेना तंत्र है उसकी भूमिका की बहुत अच्छी रही। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उसने फिर से चीज़ों को ट्रैक पर ला दिया और दो चीज़ें हो गई, एक तो करप्ट लोग हट भी गए और एक अच्छे तंत्र की तरफ नेपाल बढ़ भी गया। इसलिए जो कूप हुआ तो वो एक तरह से फेल कर गया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेनजी के नाम पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके पीछे कुछ बाहरी शक्तियां थी और उससे जो नेपाल एक खाई में गिरने जा रहा था उसको लास्ट मिनट पे वहाँ के सेना ने और वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर नेपाल को संभाल लिया। बिल्कुल अजीत जी, आप 100% आप सही हैं। होता क्या है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं उसमें भी जो सेंटिमेंट में आके इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी और खाई में गिरने से बिल्कुल नेपाल बच गया और उसको और संभाल लिया गया और उसकी सेना की मैं फिर से प्रशंसा करता हूँ। कुछ वहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने इसको बचा दिया, नहीं मैं कह सकता हूँ। अगर लोकतंत्र डिसिप्लिन ना हो और विजनरी ना हो तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खुद एक अराजकता का स्वरूप ले लेती है। इसीलिए लोकतंत्र के साथ साथ एक विजन और एक डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है किसी राष्ट्र के प्रगति में। क्या हम इसको भारत के संदर्भ में आने वाले भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि भारत में ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है? क्योंकि कई लोग ऐसी आशंका भारत में जता रहे हैं। देखिए, विदेशी तंत्र करती क्या है कि आपके जो सेंटिमेंट्स को है उसको टच करके उसका फायदा उठाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत में भी या अपने बिहार में भी करप्शन एक्सट्रीम पे जा रहा है। हालांकि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है कि इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी देश इसमें कुछ इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और करप्शन तो आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए था। अभी एक्सट्रीम पे करप्शन है बिहार में। कहा जाता है एक समय लालू राज के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें जंगल राज था। आज स्थिति ये है कि वही स्थिति है, लेकिन वो जंगल राज बनाए हुए हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। तो इसको बहुत गंभीरता से देश को लेने की जरूरत है, राज्य को लेने की जरूरत है। तो ये भारत के हित में भी है और ऐसी चीजों से भारत बच के भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व में नेपाल के राजनीति में एक चाइनीज एम्बेसडर की बार बार चर्चा आती है। ओली की जो सरकार थी उसमें चाइनीज एम्बेसडर राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय दिख रहे हैं और भारत के साथ जो संबंध है वो निरंतर खाई में गिरते जा रहे हैं। मौजूदा जो बदलाव आए हैं इसके बाद भारत के ऊपर इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, इसमें भारत नेपाल संबंध इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वहाँ का जो शासक थे, प्रधानमंत्री मिस्टर ओली थे, वो चाइना की कठपुतली थे। इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। और
यही कारण था कि भारत से इनका संबंध बहुत बिगड़ गया था और वो केवल लूट खसोट में लगे हुए थे और हनी ट्रैप में आए हुए थे। वो जो इस तरह की शक्तियां हैं जो चाहती हैं आपको ट्रैप में लें, तो आपके कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जनता त्रस्त थी, इसलिए बहुत बड़ा कूप वहाँ पे हुआ और इतनी बड़ी घटनाएं हुई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ओली साहब ने बड़ा बर्बाद किया है नेपाल को, बहुत खाई में ले गए वो। आने वाले भविष्य में इस जो बदलाव हुए हैं उससे भारत और नेपाल के संबंध, देखिए अब आने वाले समय में हमारा और हमारे देश का और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। तो ये संबंध तो वैसे भी बहुत पुराना है और आप चाह करके भी इसको बिल्कुल से खत्म कोई नहीं कर सकता है। वो आप दो देश जरूर हैं लेकिन बिल्कुल वही कल्चर है। यहाँ आप एक दूसरे जगह यहाँ शादियाँ हैं, रिश्तेदारी हैं, तो हमारे यहाँ जो संबंध है बिल्कुल दूसरे तरीके का है। और जो हम निश्चित रूप से इस बात को मानते हैं कि वहाँ के लोग भी और वहाँ के अब सरकारें इसके प्रति जागृत रहेंगे कि भारत से अच्छे संबंध उनके भी हित में है और भारत के हित में है। चाइनीज और इस तरह की चीज़ों शक्तियाँ हमेशा आपको नुकसान करेंगी, आपको गर्त में डालेंगी। भारत एक ऐसा देश है जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, किसी का अहित तो बिल्कुल नहीं, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं किसी का अहित कर सके। भारत और नेपाल का संबंध दोनों के हित में है और हमको पूरी उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में एक अच्छी शुरुआत होगी भारत और नेपाल के संबंधों। राष्ट्र किसी एक टेरिटरी का नाम नहीं है। एक राष्ट्र के पीछे उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसकी सभ्यता का एक लंबा चौड़ा इतिहास होता है। यह कई चीजों का एक मिला जुला स्वरूप होता है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, जियोग्राफिकल कई सारे ऐसे अटूट कनेक्शंस है जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और उसके लिए बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने का सबसे सुलभ रास्ता जो है समुद्र तक पहुंचने का, वो भारत के थ्रू होकर ही गुजरता है। जो हजारों वर्षों का इतिहास है उससे दशकों की राजनीति में न तो भुलाया जा सकता है न ही मिटाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नेपाल और भारत के संबंध हजारों वर्षों के इतिहास के तरह हमेशा ही अटूट और अमर रहेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आप सबसे एक अपील करना चाहेंगे, बाहरी बहकावों में ना आए। भारत एक मजबूत राष्ट्र है और बड़े राष्ट्रों में ये समस्या हमेशा होती है कि वहाँ कई बाहरी शक्तियाँ, कई आंतरिक शक्तियाँ उसको अस्थिर करने के प्रयास में लगे रहे। हमें उम्मीद है कि भारत का लोकतंत्र हमेशा ही इतना मजबूत रहा है और इतना मैच्योर रहा है कि हर चुनौती को पार करेगी और एक सबसे सफल लोकतंत्र विश्व में इस समय अगर कोई है तो वह हमारा भारत है। नमस्कार। नमस्कार।